गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कहानी के बारे में, जिसमें हम कहानी क्या है, कहानी कितने प्रकार की होती है, कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, या एक अच्छी कहानी में क्या गुण होने चाहिए, अध्यापक को कहानी कैसे सुनाना चाहिए, इन सब सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा कर लिया है। आज हमारा टॉपिक है लोक कथा। आज हम जानेंगे लोक कथा के बारे में। देखिए, लोक कथा जिस प्रकार से आपने जाना कहानी क्या है, वैसे ही पहले हमको ये जानना है कि लोक कथा क्या है, लोक कथा कितने प्रकार की होती है। ये सारी बातें आज हम स्पष्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम ये जानिए कि लोक कथा है क्या। तो लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और कथा। लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है लोक और दूसरा है कथा। तो लोक का मतलब होता है वे व्यक्ति जो साधारण जीवन व्यतीत करते हैं या सामान्य रूप से अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, उन लोगों के लिए लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। और कथा का तात्पर्य होता है कि जो कहा जाए, जो कहा जाए। अर्थात लोक कथा दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक और कथा। तो लोक का अर्थ होता है उन लोगों से जो साधारण रूप से अपना जीवन व्यतीत करने वाले व्यक्ति जो होते हैं। और कथा शब्द संस्कृत के कथ धातु से बना है, जो कथ धातु से बना है कथा। तो कथा का तात्पर्य होता है कि वह जो कहा जाए, अर्थात जो लोगों द्वारा कहा जाए, जो लोगों द्वारा कहा जाए वही लोक कथा कहलाता है। लोगों द्वारा कहने वाली बातें, कहने वाली कथाएं जो होती है उसी को हम लोक कथा कहते हैं। तो लोक कथा कितने प्रकार की होती है, इस पे अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत दिया है। कहने का मतलब, कोई कहता है कि कथा दो प्रकार की होती है, कोई कहता है नहीं कथा 5 प्रकार की होती है, कोई कहता है कथा 6 प्रकार की होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से लोक कथा को वर्गीकृत किया है अथवा बांटा है। तो सर्वप्रथम हम देखें कि लोक कथा के प्रकार। लोक कथा के प्रकार। तो जैसा हमने बताया कि लोक कथा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से बांटा है या विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कृष्णदेव के अनुसार, कृष्ण देव के अनुसार मतलब ये हुआ कि सबसे पहले देखें कि कृष्णदेव जी ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है या कितने भागों में विभाजित किया है। तो उनके अनुसार सबसे पहला है उपदेश कथा। उपदेश कथा। उसके बाद दूसरा हो जाता है व्रत कथा। पहला है उपदेश कथा, दूसरा है व्रत कथा, फिर प्रेम कथा, प्रेम कथा के बाद आता है सामाजिक कथा, सामाजिक कथा के बाद है पौराणिक कथा। पौराणिक कथा।
5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका पहला है उपदेश कथा, व्रत कथा, प्रेम कथा, सामाजिक कथा और पौराणिक कथा। अब इनके बाद हम देखेंगे कि प्राचीन आर्यों ने लोक कथा को कितने प्रकार से बताया है। तो प्राचीन आर्यों के अनुसार, प्राचीन आर्यों के अनुसार प्राचीन आर्यों ने जो है लोक कथा को 2 भाग में बांटा है, जिसमें से पहला है आपका कथा और दूसरा है आख्यायिका। आख्यायिका मतलब प्राचीन आर्यों के अनुसार लोक कथा सिर्फ 2 प्रकार की थी, जो पहले थी कथा और दूसरा था आख्यायिका। अब इसके बाद हम देखेंगे आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार। आनंद वर्धनाचार्य आनंद वर्धनाचार्य जी का कहना होता है कि काव्य की आत्मा जो होती है वह ध्वनि होती है। इनकी परिभाषा आप लोगों ने काव्य के बारे में देखा होगा, काव्य की आत्मा ध्वनि को मानते हैं। तो इनके अनुसार जो है लोक कथा कितने प्रकार की है, आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार देखते हैं। आनंद वर्धनाचार्य के अनुसार पहला देखेंगे परिकथा, दूसरा है संकलन कथा, परिकथा, संकलन कथा और तीसरा है खंड कथा। ठीक, अब आपने देखा आनंद वर्धनाचार्य ने लोक कथा को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में, परिकथा, संकलन कथा और खंड कथा। अब इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने लोक कथा को परिभाषित किया है या बांटा है, अलग अलग रूपों में विभक्त किया है। दिनेश चंद्र के अनुसार भी है, उन्होंने देखते हैं दिनेश चंद्र ने के अनुसार दिनेश चंद्र जी ने लोक कथा को 4 भागों में बांटा है। पहला है गीत कथा, दूसरा है हास्य कथा, और व्रत कथा, गीत कथा, हास्य कथा, व्रत कथा और अगला है संकलन कथा। संकलन कथा इसी प्रकार से जो है आगे रविंद्र भ्रमर जी ने भी लोक कथा को विभाजित किया है अलग अलग प्रकार से, जिसमें भूत प्रेत की कथाएं हैं, पशु पक्षियों की कथाएं हैं, राजा रानी की कथाएं हैं, देवी देवताओं की कथाएं हैं, पुराण कथा है। इसी प्रकार से जो है अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रकट किए हैं या अपने अपने विचार से लोक कथा को अलग अलग रूप से वर्गीकृत किया है या बांटा है। अब लोक कथा के बाद हम देखेंगे रोचक प्रसंग। लोक कथा जैसा कि आपने पहले दिन देखा था, कहानी, लोक कथा, रोचक प्रसंग। तो हमें सबसे पहले जो है हमने कहानी के बारे में जाना, फिर लोक कथा को जाना। अब हम जानेंगे रोचक प्रसंग। रोचक प्रसंग। अब सबसे पहले ये जाने कि रोचक प्रसंग है क्या। तो रोचक प्रसंग
का तात्पर्य होता है कि जब हम किसी बच्चे को कथा कहानी कोई बात बताने लगते हैं, सुनाने लगते हैं, तो बीच बीच में उनको किसी न किसी प्रकार से उदाहरण देते हुए उस बात को या उस कहानी को समझाते हुए ही आगे बढ़ते हैं। तो उस कथा कहानी के संबंध में बीच बीच में जो हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वही हमारा प्रसंग या रोचक प्रसंग कहलाता है। अर्थात बालकों के मनोरंजन के लिए तथा उनके हित को ध्यान में रखते हुए जिन कथा कहानियों को हम उन्हें सुनाते हैं या जिन कहानियों का सुनाते हैं उनमें जो है बच्चों के आनंद का या रोचक लग रहा है, कहानी या कथा जो हम बच्चों को सुना रहे हैं उनमें जो है आनंद की अनुभूति हो रही है या नहीं हो रही है, इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अध्यापक क्या करता है, वो बालकों को जो है जो कथा या कहानी सुनाता है वह बाल साहित्य से संबंधित होना चाहिए या बाल अर्थात रोचक प्रसंगों से संबंधित वह साहित्य जिसका केंद्र बालक होते हैं उसे बाल साहित्य ही कहा जाता है। अर्थात किसी पाठ्य विषय को या किसी पाठ्य सामग्री को पूरा करने के लिए उस विषय से संबंधित जब कोई उदाहरण उस पाठ में या उस विषय में उस कथा में प्रस्तुत किया जाता है उसे ही रोचक प्रसंग कहा जाता है। कथानक को बालकों के रुचि का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसी रुचि को बनाए रखने के लिए हम जिस कहानी या कथा को या जिस पाठ को बच्चों को पढ़ाते हैं उसको थोड़ा सा जो है आनंद को बनाने के लिए बीच बीच में अध्यापक क्या करता है, प्रसंगों का समावेश करता है, बीच बीच में प्रसंग उत्पन्न करता है। तो उस कहानी में रस को उत्पन्न करने के लिए या आनंद जो है देने के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं उसे ही रोचक प्रसंग कहते हैं। तो रोचक प्रसंग जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जो लिखित होता है। रोचक प्रसंग दो प्रकार का होता है, एक हो जाता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। लिखित अर्थात लिखित का मतलब लेखन से है, अलिखित मतलब नहीं लेखन। तो कुछ रोचक प्रसंग ऐसे होते हैं जिनको हम सिर्फ मौखिक रूप से सुनाते समय ही प्रसंगों का प्रयोग करते हैं। उनमें जो है लिखित सामग्री के अंतर्गत भिन्न भिन्न पुस्तकों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो है जब हम कोई उदाहरण प्रस्तुत करते हैं उनकी सहायता लेकर या अखबारों पत्रिकाओं के माध्यम से कोई हम प्रसंग या उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उसे हम लिखित कहेंगे। और जब मौखिक रूप से किसी प्रसंग को प्रस्तुत किया जाता है तो वह अलिखित कहलाता है। तो लेखन के अंतर्गत या लिखित जो है रोचक प्रसंग के अंतर्गत आपका जो है पत्र पत्रिका, अखबार, नई नई पुस्तकें इत्यादि आते हैं। और अलिखित का मतलब हो जाता है जैसे किसी विशेष घटना के बारे में, किसी कहानी के बारे में, किसी कविता के बारे में, लोक कथा के बारे में जब हम जो है कोई प्रसंग के रूप में प्रस्तुत करते हैं तब वह अलिखित कहलाता है। तो इसके बाद जो है रोचक प्रसंग के बाद आज हम देखेंगे परिचर्चा। रोचक प्रसंग के बाद है परिचर्चा। परिचर्चा पहले ये जानना है कि परिचर्चा क्या है। परिचर्चा, चर्चा या परिचर्चा कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जब दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति या किसी समूह में ढेर सारे व्यक्ति बैठे रहते हैं और किसी विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने अपने विचार देते हैं, तो उसे ही परिचर्चा या चर्चा कहा जाता है। अर्थात किसी पहले से दिए हुए विषय पर जब दो चार व्यक्ति या समूह के ढेर सारे व्यक्ति आपस में बैठकर अपना विचार विनिमय करें, विचारों का आदान प्रदान करना ही
परिचर्चा कहलाता है। स्पष्ट कहेंगे तो विचारों का आदान प्रदान करना ही परिचर्चा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परिचर्चा के माध्यम से कभी कोई बहुत बड़ी परिस्थिति आ जाए, कठिन परिस्थिति आ जाए, कोई बहुत कहते हैं कि समस्या आ जाए, बहुत बड़ी समस्या, तो उसका समाधान किसी एक व्यक्ति के द्वारा यदि संभव नहीं होता है तो उसे यदि आपस में 2 लोग 4 लोग बैठ के आप बात कर लेते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना विचार उस पर प्रस्तुत करता है। तो जब किसी विषय पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग प्रकार के विचार प्रस्तुत करेंगे तो उसमें से स्पष्ट है कि उस समस्या का हल अवश्य निकल आएगा। तो किसी विषय पर जब समूह के लोग बैठकर विचार विनिमय करें, बातचीत करें, तो वही हमारा परिचर्चा कहलाता है। परिचर्चा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्यार्थी केंद्रित और दूसरा होता है अध्यापक केंद्रित। अर्थात परिचर्चा जो है 2 प्रकार की होगी। पहला है अध्यापक केंद्रित और दूसरा है विद्यार्थी केंद्रित या छात्र केंद्रित, कुछ भी कह सकते हैं। जैसा कि हम बता ही रहे हैं कि परिचर्चा जो है किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना। तो जब अध्यापक केंद्रित परिचर्चा होती है तब क्या करते हैं, जब बालक जो छात्र बैठे रहते हैं उनका संपूर्ण ध्यान जो होता है वो सिर्फ अध्यापक पर केंद्रित होता है। अर्थात जो अध्यापक कहता है उसी बात को सुनने के लिए छात्र उत्सुक रहते हैं। अध्यापक केंद्रित जो परिचर्चा होगी उसके अंतर्गत बालकों का संपूर्ण ध्यान सिर्फ अध्यापक पर रहेगा। और जब विद्यार्थी केंद्रित होती है, पहले अध्यापक केंद्रित के लिए जान लीजिए कि बच्चों को कोई भी प्रश्न पूछना हो, उसका उत्तर जानना हो, तो वह जो है अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं और अध्यापक जो होता है वो उसका उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। और विद्यार्थी केंद्रित में क्या होता है कि अध्यापक का ध्यान जो होता है वह बच्चों पर होता है। अर्थात इसमें छात्र जो है अध्यापक प्रश्न करता है और छात्र उसका उत्तर देता है। उत्तर देने का मतलब यही है कि जिस समस्या का समाधान उनको पाना है, यदि अध्यापक से पूछ रहे हैं तो वह अध्यापक केंद्रित कहलाएगा, या उस पर विद्यार्थी या छात्र अपना विचार दे रहे हैं तो वह विद्यार्थी केंद्रित कहलाएगा। क्योंकि परिचर्चा जो होती है उसके अंतर्गत बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारी चीजों का समावेश होता है। मान लीजिए जो है किसी परिचर्चा के अंतर्गत जैसे हमने बताया अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, तो उसके मुख्य तत्व हो गए ना अध्यापक। परिचर्चा के मुख्य तत्व जो होते हैं, तत्व या मुख्य भाग, तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हो जाते हैं शिक्षक, दूसरा है छात्र, तीसरा हो जाता है जिस पर शिक्षक और छात्र अपना अपना विचार देते हैं, किसी समस्या पर ही देंगे ना, तो तीसरा हो जाता है समस्या। और अगला है विचारों के बाद जो है उसका कुछ हल या समाधान जो होता है उसी को हम कहते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन अर्थात परिचर्चा जो होती है वो उसके अंतर्गत शिक्षक, छात्र या किसी समस्या और समस्या के बाद मूल्यांकन, ये सब उस परिचर्चा के मुख्य तत्व या मुख्य भाग कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि परिचर्चा किन किन विषयों पर आधारित होती है। चर्चा या परिचर्चा जो होती है वो अक्सर किस किस विषयों पर होती है, तो देखेंगे परिचर्चा के विषय। परिचर्चा के विषय, तो परिचर्चा जो होती है वो मुख्यतः 3 विषयों पर आधारित होती है। पहला है परिवेशीय
परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा। परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा। दूसरा होता है परिवेशीय विषय पर आधारित परिचर्चा, और दूसरा होता है सामाजिक घटनाओं पर आधारित। सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा। सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा। इसके बाद तीसरी परिचर्चा होती है स्व अनुभवों पर आधारित। स्व अनुभवों पर आधारित परिचर्चा। अभी जिस समस्या के बारे में हम बात कर रहे थे कि किसी समस्या पर जो है छात्र या शिक्षक बैठकर या कुछ 2-4 लोग बैठकर जो है आपस में विचार विमर्श करते हैं, उसे ही परिचर्चा कहते हैं। तो किन किन विषयों पर करते हैं उस पे अक्सर होता क्या है कि पहली चर्चा होती है हमारे परिवेश के ऊपर। परिवेशी विषय पर आधारित परिचर्चा जो कहा गया है उसके अंतर्गत हो जाता है हमारा परिवेश। और दूसरा होता है सामाजिक घटनाओं पर आधारित, जो समाज में घट रही घटनाएं, कभी कुछ अच्छा सुनने को मिलता है समाज में, कभी कुछ अच्छा सुनने को मिलता है, कभी कुछ गलत। तो उन्हीं सब विषयों पर, उसी सामाजिक घटनाओं के ऊपर यदि कोई परिचर्चा होती है, कोई बात होती है, तो उसे हम सामाजिक घटनाओं पर आधारित परिचर्चा कहते हैं। और तीसरा होता है स्व अनुभवों पर आधारित परिचर्चा। स्व का मतलब स्वयं के लिए, अपने ऊपर यदि कोई घटना आधारित होती है। कभी कभी जो है होता है कि हमसे संबंधित बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसपे हम आपस में बैठकर किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ विचार विमर्श करते हैं। तो यदि जब हम अपने ऊपर घट रही किसी घटना के बारे में, किसी विषय के बारे में कोई चर्चा करते हैं, तो उसे स्व अनुभव पर आधारित परिचर्चा कहेंगे, जिसको गद्य साहित्य में आत्मकथा के रूप में हम प्रदर्शित करते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे परिवेशी विषय पर आधारित परिचर्चा। तो परिवेशी विषय क्या है या परिवेश क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना है। तो हम जानेंगे परिवेश। परिवेश क्या है? तो परिवेश आप सबने जो है बहुत पढ़ा होगा कि जो हमें चारों ओर से वस्तुएं घेरे हुए हैं, हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं विद्यमान हैं, वही हमारा परिवेश कहलाती है। जो हमको चारों तरफ से घेरे हो, हमारे आसपास का अगल बगल का वातावरण जो हो, वही परिवेश कहलाता है। तो परिवेश के अंतर्गत देखिए बहुत सारी चीजें आती हैं, कुछ सजीव भी हैं, कुछ निर्जीव भी हैं, है ना। जैसे मान लीजिए सूरज, चाँद, पेड़ पौधे, नदी, झरना, तालाब, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, वही हमारा परिवेश है। तो परिवेश जो होता है, उनको जो है हमारा परिवेश 3 प्रकार का होता है। यहाँ परिवेश की चर्चा जो है 3 प्रकार से की गई है। जैसे जिसमें पहला है प्राकृतिक परिवेश। अभी हमने बताया ना कि सजीव और निर्जीव बहुत सारी चीजें हमें जो है चारों तरफ से घेरे हुए हैं। तो जो चारों तरफ से घेरे वही परिवेश है। तो उसके अंतर्गत कुछ है प्राकृतिक है, कुछ है सामाजिक है, सामाजिक परिवेश, और अगला है भौतिक परिवेश। भौतिक परिवेश अर्थात परिवेश को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक परिवेश,
दूसरा है सामाजिक परिवेश और तीसरा है भौतिक परिवेश। प्राकृतिक परिवेश प्राकृतिक चीजें जैसे जिसे भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, चांद सूरज, है ना, तो ये सब सारी चीजें जो होती पेड़ पौधे, इसे ये सब हमारे प्राकृतिक परिवेश के अंतर्गत आते हैं। भौतिक वस्तुएं जो होती हैं वो भौतिक परिवेश के अंतर्गत आएंगी। और जो हमारे अगल बगल का पास पड़ोस होता है, गांव समाज होता है, उसे हम सामाजिक परिवेश के अंतर्गत लाते हैं। तो परिवेश के बाद जो है अब हम जानेंगे, आज की वीडियो में आपने देखा है रोचक प्रसंग या परिचर्चा के विषय। तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अगली वीडियो में अब हम बात करेंगे शुद्ध उच्चारण के बारे में।